बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 के पार्ट बी के साथ शकील अहमद, और यहाँ पे हम जो लेक्चर 2 का पार्ट ए था उससे आगे की बात हम करेंगे, और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने जिस स्लाइड पे वो लेक्चर को हमने छोड़ा था। जी, इस स्लाइड पे हम देख रहे थे मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स और ALU और CU। इसके साथ हमने एक पोर्शन ऐसा है जिसको अभी तक टच नहीं किया, वो है हमारी मेमोरीज। जैसे कि हमने अभी कैशे के बारे में कोई बात नहीं की, हमने मेन मेमोरी के बारे में कोई बात नहीं की, और हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कोई बात नहीं की। अगरचे हमें पूरे चैप्टर्स इनके ऊपर पढ़ना है, लेकिन फिर वक्त जो बुनियादी इसका फंक्शनैलिटी है उसको समझने के लिए हम थोड़ी सी इस पे बात अभी कर लेते हैं। आगे बहुत तफसील के साथ इसके देखेंगे हम रीड राइट साइकिल और वो सारा कुछ हम कैसे करते हैं, और ALU कैसे हर चीज को देखता है और कैसे फेच करता है, वो सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता जानते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट क्या है कि the function of the memory unit is to store the program and the data. There are the two classes of the storage card, the primary and the secondary. जैसे कि हम ये कहते हैं कि जो मेमोरी है वो सेल्स है, राइट? तो मेमोरी क्या है कि उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम इन्फिनिट नंबर ही उसको कह देते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई नंबर ऑफ द सेल्स आर देयर। तो एक स्टोरेज सेल जो है सेमीकंडक्टर का, उसके अंदर हम एक बिट को स्टोर कर सकते हैं, और उसके अंदर इधर 0 और 1 हमें कोई एक बिट को हम उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो बेसिकली मेमोरी कोई भी हो, किसी भी किस्म की हो, तो हम आगे देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की मेमोरीज और उनकी पूरी क्लासिफिकेशंस। तो मेमोरी कोई भी हो, दीज आर मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल्स, राइट? ये स्टोरेज सेल्स पर मुश्तमिल होती है, और हर जो स्टोरेज सेल है वो केपेबल होता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब बात यह है कि जो एक सेल है वो एक बिट को अपने पास स्टोर करता है, लेकिन जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे तो कभी भी हम एक सेल की बात नहीं करेंगे, बल्कि सेल कभी भी शायद अकेला इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हमेशा और ना ही हम अकेला एक सेल पढ़ते हैं, ना ही एक अकेले सेल पे जाके न रीड करते हैं न राइट करते हैं, राइट? तो जो सेल्स है वो हमेशा ग्रुप के अंदर रीड किए जाते हैं, ग्रुप के अंदर राइट किए जाते हैं। अब अगला सवाल ये बनता है कि ये ग्रुप क्या है, कितने बिट्स का है? तो ये डिपेंड करता है कि इट कैन बी 1 बाइट मीन्स कि 8 बिट्स, इट कैन बी 2 बाइट्स means 16 bits, it can be 4 bytes and so on. ये 64 बिट्स का भी हो सकता है, ये 32 का भी हो सकता है, ये 16 का भी हो सकता है, ये 8 का भी हो सकता है, या इवन इन सर्टेन केसेस नंबर का भी हो सकता है। तो memory is organized so that one word can be stored or retrieved in one basic operation. यस, जब इन ग्रुप्स के अंदर हम रीड करते हैं, हम राइट करते हैं, तो ऑपरेशन के अंदर कभी भी हम एक बिट नहीं उठाएंगे, बल्कि हम वो वर्ड उठाएंगे। तो वर्ड क्या होगा, हम देखेंगे कि हर प्रोसेसर के मुताबिक के जो प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज होंगी उसके मुताबिक वर्ड का साइज होगा, या जो मेमोरी की कैपेबिलिटीज होंगी तो वर्ड का साइज। ये एक ऐसी इट्स अ जैर्गन, ये एक ऐसी इस तरह है कि जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानेंगे जैसे जैसे हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कहा कि मेमोरी यूनिट जो है वो बुनियादी तौर पे उसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी हम किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। हम जब पिछले लेक्चर में देख रहे थे, या इसी लेक्चर में ये डायग्राम हम देख रहे थे, तो हम जिसको हम मेन मेमोरी, ये जो हमने ब्लू कलर ब्लॉक बनाया है, इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, इसी को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है कि ये एक
फास्ट मेमोरी है। पिछले लेक्चर में हमने बड़ी तफसील के साथ बात की थी, हम रजिस्टर्स के बारे में कह रहे थे कि दीज आर वेरी फास्ट मेमोरीज। तो प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर के बराबर तो फास्ट नहीं है, दैट्स श्योर, ठीक है। ये उसके बराबर फास्ट नहीं है। हम एक लेक्चर में इनकी स्पीड और इनके वो जो टाइमिंग्स हैं वो सारे हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि ये रिलेटिवली फास्ट मेमोरी होती है, राइट। रिलेटिवली फास्ट का मतलब ये है कि हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी से तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन कितनी फास्ट होती है ये हम देखते हैं इसे। अच्छा, जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस वक्त अपने सीपीयू के अंदर वो प्रोग्राम पूरे के पूरे कम से कम मेमोरी यूनिट में होने चाहिए। पूरे के पूरे से मुराद ये है कि एक रीजनेबल, इफ द प्रोग्राम इज वेरी वेरी लार्ज, तो ऐसे में क्या होगा कि एक सफिशिएंट टाइम की स्टोरेज, सफिशिएंट, अब देखिए हर कमांड जो है वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होते हुए कुछ टाइम लेती है, और अगर हमारा सीपीयू इतना फास्ट है कि वो 1 सेकंड के अंदर 1 करोड़ एग्जीक्यूशंस कर लेता है, तो कम से कम हमें मेन मेमोरी के अंदर कई करोड़ रखनी पड़ेंगी कमांड्स, ताकि उसके पास चंद सेकंड का कम से कम इतना डाटा जरूर हो मेन मेमोरी के पास। और मीनवाइल जो है हम जो हमारी सेकेंडरी डिवाइस है वहां से मजीद उसे अपलोड करते जाएंगे। तो मेन मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम इस वक्त करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो तो लाजिम होना चाहिए। अगर तो वो प्रोग्राम है छोटा और वो मेन मेमोरी के अंदर पूरा आ जाता है तो फिर तो लाजिम होगा उसके अंदर, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है, उसका कुछ हिस्सा इस मेन मेमोरी से बाहर भी है, तो लेकिन मेन मेमोरी के अंदर इतनी स्टोरेज लाजिम होती है कि वो जो है एग्जीक्यूशन के लिए एक सफिशिएंट टाइम कि वो जो उसके पास सॉर्ट ऑफ के जो इनपुट है वो उसके अंदर कम अज कम होती है उसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर। और यही हम देख रहे हैं कि मेन मेमोरीज जो किसी जमाने में बहुत छोटे साइज की होती थी, अब वक्त के साथ साथ जैसे डाटा बढ़ता जा रहा है, जैसे एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं कि मेन मेमोरी को बढ़ाते जाते हैं। और मेन मेमोरी अगर हमें छोटी भी पड़ जाए तो फिर हम देखेंगे आगे कि वर्चुअल मेमोरी का एक तस्वुर है, और वर्चुअल मेमोरी हम जो है वो कैसे बनाते हैं, वो एक तस्वुर कैसे दिया जाता है, क्योंकि एएलयू को एक फील भी देना होती है कि एटलीस्ट सफिशिएंट amount of commands or the program instructions are within the main memory। तो हम तफसील के साथ आगे उसको देखेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतनी बात हम कर रहे हैं कि मेन मेमोरी जो है उसके अंदर जो करंटली एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो वाला प्रोग्राम उसके अंदर लाजिम रखा जाता है। To provide the easy access to the any word into the memory, a distinct address is associated with each location। ये एक बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है। वो ये रहा है कि अगर फर्ज कीजिए कि ये एक मेमोरी है, राइट, मैंने ऊपर लिख भी दिया है इट्स मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में फर्ज कीजिए कि इसके अंदर मल्टीपल लोकेशंस है, राइट, इसके अंदर बहुत सारी लोकेशन है, हर लोकेशन को एक एड्रेस दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन एंड फाइनली n-1। अगर हम कहते हैं कि इस मेन मेमोरी के अंदर n लोकेशंस हैं और हर लोकेशन के अंदर कुछ कंटेंट किसी एक पर्टिकुलर साइज का उसके अंदर रखा जाता है, तो अगर हम कहते हैं कि n लोकेशंस हैं, ये n क्या है, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है, हम अभी एग्जांपल लेके देखते हैं। तो n 0 से लेके n-1 मींस के n नंबर ऑफ लोकेशंस हैं और उनकी जो काउंटिंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट गोज अप टू n-1। अब ये जो लोकेशंस हैं, फर्स्ट कीजिए कि मैं लोकेशन नंबर 3 को देखता हूं। अगर मैं लोकेशन नंबर 3 को देखता हूं तो
कम टू नो कि इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन है। फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं कि मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन, डेटा, ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं और दोनों रीड भी हो सकते हैं और दोनों राइट भी हो सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर n लोकेशंस हैं तो हम अगर कैपेसिटी निकालना चाहें तो कि इस मेन मेमोरी की कैपेसिटी क्या है, तो उसका प्रोसीजर को पूरा हम देखते हैं। और मेन मेमोरी की कैपेसिटी में सबसे पहला जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो ये होगा कि जो उसके कंटेंट्स हैं, इधर इट्स डाटा और द इंस्ट्रक्शन, तो इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है। बहुत ही जो सिंपलेस्ट एग्जांपल हो सकती है, वो सिंपलेस्ट एग्जांपल ये कहती है कि इफ इट इज ऑफ 1 बाइट, अगर ये 1 बाइट का है और मेरे पास से फॉर एग्जांपल ये जो नंबर ऑफ लोकेशंस हैं वो हैं 256, मेरे पास है 256। 256 का मतलब ये है कि 0 से लेके 255 तक। ओके, अगर मेरे पास फर्स्ट कीजिए कि जो लास्ट लोकेशन है वो लोकेशन है मेरे पास यहां पे, दैट इज 255। अच्छा, अगर ये मेरे पास 255 है तो इसका मतलब यह है कि 255 इज 1 1 1 1 1 1 1 1 मीन्स कि अगर मैं उसे आसान जुबान में कहूं तो मैं कहूंगा टेट्रा 1 राइट। तो इसका मतलब है कि 8 बिट्स। लिहाजा अगर मेरे पास 255 लोकेशंस हैं तो मैं कहता हूं 2 raised to power 8 लोकेशंस हैं। मेरे पास कितनी है? 2 raised to power 8 लोकेशंस। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए मेरे पास 1042 लोकेशंस है तो मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा बाइनरी और डेसिमल के दरमियान जो रिलेशंस हैं उन्हें अगर आप जानते हैं और अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है तो 1042 को अगर आप देखते हैं तो ये बन जाता है 2 raised to power 8 राइट। तो ये 2 raised to power 8 है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है मुझे 2 raised to power 8 लिखने में, तो व्हाट शुड आई डू, मैं थोड़ी सी आपके लिए काम करके देख लेता हूं। मैं कहता हूं कि सुपर स्क्रिप्ट पे तो 8 अगर मैं लिख रहा हूं तो नाउ इट्स 2 raised to power 8। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अगर मेरे पास 1042 है तो मैं कहता हूं 2 raised to power 8। I'm sorry, not 2 raised to power 8. 2 raised to power 8 is 255. This is equal to 2 raised to power 10. Okay. इसका मतलब है कि 1000 लोकेशंस जो है, अगर 1 बाइट का ये पूरी लोकेशन है और मेरे पास 1000 लोकेशंस है तो मैं कहता हूं इस मेन मेमोरी की कैपेसिटी है 1 किलो बाइट राइट। और अगर मेरे पास ऐसी 1000 मेमोरीज को मैं इसके नीचे स्टैक कर दूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास हो जाएंगी 1 किलोबाइट इंटू 1K राइट। तो ये बन जाएगी 1 मेगाबाइट लोकेशंस हो जाएंगी। और 1 मेगाबाइट लोकेशंस का मतलब है 2 raised to power 20। जी, 2 raised to power 20। तो मुझे तफसील के साथ इस पे बात करते हैं। तो एक बात असल समझाने की बात ये थी कि जो ये
लोकेशन है इसमें कंटेंट आते हैं, और जो हर कंटेंट है उसको हम एक एड्रेस के साथ उसके साथ एक एड्रेस वाबस्ता कर देते हैं। तो हम इस बात को आगे चलाते हैं। टू प्रोवाइड द इजी एक्सेस टू एनी वर्ड इनटू द मेमोरी, जो लोकेशन के अंदर कोई वर्ड है तो उसको हम एक डिस्टिंक्ट एड्रेस के साथ उसके साथ एसोसिएट करते हैं जो कि वर्ड की लोकेशन को जाहिर करता है। अ पर्टिकुलर वर्ड इज एक्सेस बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस, मींस कि अगर हमें एक 6 नंबर यहां ये वाले कंटेंट्स को अगर हमें एक्सेस करना है, हमें रीड करना है, राइट करना है किसी भी हवाले से, इस लोकेशन के ऊपर जो कंटेंट्स हैं इधर हमें राइट करने हैं या यहां से रीड करके ले जाने हैं, तो हमें बताया जाएगा कि यू हैव टू गो फॉर द लोकेशन नंबर 6। आप लोकेशन नंबर 6 पे जाएं, ठीक है। अभी जैसे हम कह रहे थे, अगर ये हमारा नंबर ऑफ लोकेशंस हैं 1K 1000 लोकेशंस है, तो इसका मतलब है कि मुझे एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स चाहिए होंगी? 10 बिट्स चाहिए होंगी। मुझे एड्रेस के अंदर 10 बिट्स चाहिए होंगी। और अगर मुझे मेरी नंबर ऑफ लोकेशंस 1 मेगा है, मींस 10 लाख है, तो मुझे एड्रेस अगर लेना है, चूंकि कंप्यूटर जो है वो डेसिमल नंबर में नहीं होता, 0 1 2 3 इस तरह नहीं होता, बल्कि जो 0 है दैट विल बी, अगर ये फर्स्ट कीजिए कि 1K लोकेशंस है और मैं 2⁻10 के साथ चल रहा हूं, तो ये यहां पे जो एड्रेस होगा वो 10 सिफरें होंगी। ये होगा 0000001 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 8 zeros 1 0 एंड सो ऑन, और ये जो आखिरी लोकेशन होगी दैट वुड बी 10 times 11111, राइट। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं मजीद इसकी कैलकुलेशन का तरीका आपको बताता हूं। अगर इस लेक्चर में टाइम हो तो यहीं भी हम करेंगे, वरना आगे चल के करेंगे कि अगर इसके अंदर, अभी तो हमने बड़ा सिंपल सा केस देखा था कि इसके अंदर 1 बाइट है, अगर इसके अंदर 1 से ज्यादा बाइट्स है तो फिर हम इसे कैसे करेंगे, तो हम उसे देखते हैं। लेकिन हम पहले एक बुनियादी सा इसका वो देख लें कि इसका आइडिया क्या है। अ पर्टिकुलर वर्ड इज एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस एंड इशूइंग अ कंट्रोल कमांड टू द मेमोरी दैट स्टार्ट्स स्टोरेज आर द रिट्रीवल प्रोसेस, राइट। तो जब हम कहीं से कोई डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एड्रेस जो हमारा प्रोसेसर है वो एड्रेस देता है और उस एड्रेस के जरिए हम उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके उसके कंटेंट्स उठा लेते हैं। तो इसी तरह जब राइट करना हो तो हमें जो प्रोसेसर है वो बताता है कि फ्ला एड्रेस पे जाके इस कंटेंट को राइट कर दिया जाए, तो वो उस कंटेंट को वहां पे राइट कर दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी रिटन इनटू और रीड फ्रॉम द मेमोरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर। जी, ये हम बात कर चुके हैं। इट इज एसेंशियल टू बी एबल टू एक्सेस एनी वर्ड लोकेशन इन मेमोरी as quickly as possible। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जो हमारी मेमोरीज हैं वो स्पीड में प्रोसेसर के मुकाबले में खासी कम है, और जब हम कहते हैं कि वो खासी कम है तो इट मीन्स कि हम उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीकाकार इख्तियार करते हैं, जिनमें से हार्ड डिस्क की बजाय हमारा मेन मेमोरी को इस्तेमाल करना, बिकॉज हार्ड डिस्क के मुकाबले में मेन मेमोरी रिलेटिवली फास्ट है। और फिर हम अभी अगले चंद मिनटों में हम डिस्कस करते हैं कि मेन मेमोरी की भी स्पीड जब प्रोसेसर से कम हो जाती है तो हम एक और उसके साथ चीज लगा देते हैं जिसको हम कैशे कहते हैं। कैशे, अब देखिए, हार्ड डिस्क के मुकाबले में मेन मेमोरी बहुत छोटी है, मेन मेमोरी के मुकाबले में कैशे बहुत छोटी है, और कैशे के मुकाबले में रजिस्टर बहुत ही छोटे हैं, लेकिन रजिस्टर फास्टेस्ट है। देन नेक्स्ट स्पीड पे हमारी कैशे होती है, और कैशे के अंदर भी हम देखते हैं कि लेवल 1 कैशे है, लेवल 2 कैशे है, लेवल 3 कैशे है, और लेवल 1 इज द फास्टेस्ट वन, लेवल 2 इज द नेक्स्ट। हम कहते हैं कि वो लेवल L3 कैशे से तो फास्ट है बट L1 से कम है, एंड सो ऑन।
हम तफसील के साथ देखेंगे। अ मेमोरी इन विच द लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम एंड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। यस, ये जो हमारी मेन मेमोरी है, जिसको आम जिंदगी में हम रैम कहते हैं, इसके अंदर एक खूबसूरती अपनी जगह है। वो ये है कि आपका डाटा स्टार्ट में पड़ा हो या एंड में पड़ा हो मेमोरी के, आप जब उसे एक्सेस करते हैं तो एक्सेस टाइम इक्वल होता है। इसके मुकाबले में जब हम तफसील में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क से डाटा जितना अंदर होगा वो उतना हमें मतलब हम देखेंगे कि हमारा जो सर्च करने वाला क्राइटेरिया है वो कैसे सर्च करता है, और 1 से 2, 2 से 3 जब उसके अंदर से सर्चेस लगाता है तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो लेकिन रैम की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर जो मेमोरी एक्सेस टाइम है, वन वर्ड का मेमोरी एक्सेस टाइम, वो इस चीज से इंडिपेंडेंट है कि ये रैम में इसकी लोकेशन क्या है। इट इज टिपिकली रेंजेस फ्रॉम फ्यू नैनोसेकंड टू 100 नैनोसेकंड। तो रैम के अंदर जो हमारे डाटा का एक्सेस है दैट्स वेरी फास्ट, और ये रेंज करता है चंद नैनोसेकंड से लेके 100 नैनोसेकंड तक। और हमें पता है कि नैनोसेकंड इज 10⁻⁹ मींस के करोड़ का भी 1000वां हिस्सा, करोड़वें हिस्से का भी 1000वां हिस्सा ये नैनो सेकंड होता है। एक सेकंड के नैनो सेकंड इज इक्वल टू, देखिए जो मिली माइक्रो सेकंड है वो 10 लाखवां हिस्सा है, ये उसका फिर 1000वां हिस्सा, तो 1 करोड़ का 100वां हिस्सा। एक नैनो सेकंड जो है, अगर 1 सेकंड के करोड़ हिस्से किए जाएं तो फिर उसका 100 हिस्से एक हिस्से के किए जाए तो इट्स सो स्मॉल मीन्स के बल्कि आसान जुबान में मुझे कहना चाहिए कि 1 अरबवां हिस्सा, राइट। 1 नैनो सेकंड इज वेरी स्मॉल। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, तो इसके अंदर ही ये एक्सेस कर लेता है लोकेशन को। हम मजीद तफसील जानते हैं। देन हमने जैसे कि इस डायग्राम में देखा था कि ALU और कंट्रोल यूनिट के एक तरफ अगर हमने रजिस्टर रखे हुए विच वेरी फास्ट, तो लेकिन इनको सप्लाई के लिए बेसिकली तो जो हमारा ALU है उसने राब्ता करना है मेन मेमोरी से। अच्छा, मेन मेमोरी के दरमियान में हमने एक कैशे मेमोरी को रख दिया है। कैशे मेमोरी जो है उसका काम क्या है कि जो चीजें इसमें भी ऊपर टॉप पे है वो पहले यहां पे ले आई जाती है। इसका एक तो जो टाइम है, एक्सेस टाइम है कैशे का, वो खासा कम है मेन मेमोरी के मुकाबले में। और उससे बड़ी बात यह है कि दिस इज क्लोजर टू द ALU। जैसे कि रजिस्टर्स है, रजिस्टर के मुकाबले में तो ये थोड़ा दूर है, लेकिन ये करीब है ज्यादा मेन मेमोरी के मुकाबले में, तो लिहाजा इसको एक्सेस फास्ट किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ऐसी इनके अंदर इस्तेमाल की जाती है, हम उसको पढ़ते हैं अभी, तो टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की जाती है इनमें कि इनकी एक्सेस टाइम जो है वो बहुत कम होता है। तो हम कैशे के बारे में बात करते हैं कि एज एन एडजंक्ट टू द मेन मेमोरी स्मॉलर का मतलब यह है कि ये मेन मेमोरी के मुकाबले में तो खासी कम होगी लेकिन फास्टर होगी। तो ये एक रैम का यूनिट है और है ये भी रैम जैसी, और दिस इज कॉल्ड कैशे, इज यूज्ड टू होल्ड द सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट आर करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। मींस कि अगर मेन मेमोरी के अंदर हमने, जैसे कि एग्जाम्पल में तो हमने बहुत छोटी मेन मेमोरी बनाई है, आगे फर्ज कीजिए कि 1 करोड़ हमारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, तो हो सकता है कि उनमें से 2000 इंस्ट्रक्शंस हम उठा के कैशे में रखते हैं जिन्होंने अब एग्जीक्यूट होना है। तो हम इससे क्या होगा कि कैशे इज फास्टर, तो जब तक वो 2000 कंज्यूम होंगी या 2000 एग्जीक्यूट होंगी, मीनवाइल जो है वो लोड कर दी जाएंगी फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे। और इसके अलावा कैशे में हम जब तफसील में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैशे के अंदर बाज़ वक़्त वो वाली कमांड्स जो बार बार इस्तेमाल हो रही हो उनको
वहां पे रिजाइड किया जाता है, ताकि जैसे ही ALU को उन कमांड्स की जरूरत पड़े तो वो इजीली एक्सेसिबल हो। तो हम इसे एक दफा गो थ्रू करते हैं। द कैशे इज टाइटली कपल्ड The cache is tightly coupled with the processor and is usually contained in the same integrated circuit chip. The purpose of the cache is to facilitate high instruction execution rate. Yes, ताकि वो किसी तरह भी हम मैच कर जाएं, जितनी उसकी कंजम्पशन की रफ्तार है हमारे प्रोसेसर की, तो हम उसको मैच कर सकें ताकि हम इनपुट उतनी पहुंचा सकें। At the start of program execution, the cache is empty. G. All program instructions and any required data stored in the main memory as all program instructions and any required data are stored in the main memory. कैशे खाली होती है और जो हमने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना होती है वो सारी की सारी मेन मेमोरी में होती है। As execution proceeds, instructions are fetched into the processor chip and a copy of each is placed into the cache. अब जो बात है वो जरा गौर से सुनिएगा। When the execution of an instruction requires the data located into the main memory, the data are fetched and copies are placed over the cache. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैशे पे उसकी कॉपी रखे जाते हैं। अच्छा, now suppose a number of instructions are executed repeatedly as happens in the program loop. If these instructions are available in the cache, they can be fetched quickly. ये हमें फायदा हो जाता है कि जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हो उनको रिजाइड करा दिया जाता है, और क्या होगा कि अब जो हमारा प्रोसेसर है वो फेच कर सकेगा very easily and quickly during the period of the repeated use. Similarly, if the same data locations are accessed repeatedly while the copies of their contents are available in the cache, they are fetched quickly. तो हमें पता चला कि मेन मेमोरी बेसिकली इसलिए थी कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम चाहिए था ALU को, उसको एग्जीक्यूट फास्ट करने के लिए हमने एक कैशे मेमोरी लगा दी, और कैशे मेमोरी से चीजें उठ के रजिस्टर्स में जाती हैं और रजिस्टर से फिर ALU को सप्लाई की जाती हैं। तो नेक्स्ट हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। ये जो आपकी हार्ड डिस्क है, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज। एक छोटा सा आइडिया हम डिस्कस करके इस पोर्शन को अभी खत्म करते हैं। द आइडिया इज द वोलेटाइल एंड द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल जो है हम जैसे कि आम इंग्लिश का लफ्ज है, वोलेटाइल वो चीज होती है जो जैसे कोई भी लिक्विड जो है वो भाप बन के उड़ जाता है तो हम कहते हैं दिस इज अ वोलेटाइल। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप कोई मेटल रख देते हैं तो मेटल अमूमन अपनी जगह पड़ी रहती है, वो हवा में तहलील नहीं होती, तो हम वी कॉल इट अ नॉन वोलेटाइल। तो हमारी जो रैम है, जो हमारी कैशे है, जो हमारे रजिस्टर्स हैं, ये सारे वोलेटाइल मेमोरीज हैं। अगरचे ये बात कहना कि वो 100% वोलेटाइल होते हैं, ये दुरुस्त नहीं होगा। रैम के साथ रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल एक स्मॉल सा पोर्शन होता है, बट हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज है दीज आर ऑल नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब यह है कि इनके अंदर परमानेंट स्टोरेज होती है अंटिल कि आप उसके अंदर से डिलीट करें। तो जब हम रोम की बात करेंगे तो रोम के अंदर हम बहुत सारी टाइप की रोम्स की भी बात करेंगे, लेकिन एक अगर जनरलाइज किया जाए तो हम कहते हैं कि रैम इज वोलेटाइल एंड द सेकेंडरी स्टोरेज, ये जो आपके डीवीडी है, जो आपकी सीडी है, जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, तो ये सारे जो है दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज। और इनके अंदर जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इनका एक्सेस टाइम बहुत हाई है। एक्सेस टाइम हाई होने की वजह से जो इनका एडवांटेज ये है दीज आर चीप, वेरी लो इन कॉस्ट। तो आप क्या करते हैं, आप लेवल्स बनाते हैं, मेमोरी की एक हायरार्की आप बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम बड़ी आसानी से एट अ चीपर कॉस्ट कर लेते हैं। तो अगले लेक्चर में हम उस पर बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। बल्कि इस लेक्चर के बाद हमने इंटरैक्टिव सेशन में इकट्ठे होना है, तो तैयार रहिएगा और इन चीजों को पढ़ लीजिएगा और अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।